हेलो डियर स्टूडेंट्स। आपका राजेंद्र सर फिजिक्स में एक बार फिर से स्वागत है। जो नए हैं जिन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा है पहले कभी, उनके लिए मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। आई माई सेल्फ राजेंद्र कुमार। आई हैव डन बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम विट्स रांची यूनिवर्सिटी। आई हैव a long experience of teaching like NEET, JEE Mains, etc. आज अगर मेरा कोई पिछला वीडियो आप देखना चाहते हैं, वॉच करना चाहते हैं प्रीवियस वीडियो को, तो यूट्यूब पर जाएं। यूट्यूब पर जाएं और सर्च करें राजेंद्र सर फिजिक्स। तब आपको जो है मेरा सभी वीडियो आपको मिल जाएगा। और गौसला का मैं सेकंड लेक्चर आज ले रहा हूं। आज मैं गॉस लॉ पर सेकंड लेक्चर ले रहा हूं। टॉपिक है गॉस लॉ इन इट्स एप्लीकेशन। तो सेकंड लेक्चर से पहले अगर फर्स्ट लेक्चर आप देख लें तो ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो नए हैं उनके लिए रिवाइज करा देता हूँ कुछ कुछ पॉइंट बताकर। तो गॉस लॉ पढ़ाने से पहले एक प्रॉब्लम मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे ये एक स्फेरिकल चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी है, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पर पता लगाना है। तो इसे हम कूलम्ब्स लॉ से भी पता लगा सकते हैं और गॉस लॉ से भी पता लगा सकते हैं। तो गॉस लॉ से बहुत आसान होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता लगाना। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है। क्वेश्चन ये है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड E at a point outside a charged sphere by Gauss law। तब ये सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ हमें जानना पड़ेगा। पहला, गॉस लॉ अप्लाई करने से पहले गॉस लॉ जानना पड़ेगा कि क्या है, गॉसियन सरफेस क्या है ये जानना पड़ेगा, एरिया वेक्टर क्या है ये जानना पड़ेगा। ठीक, तो एरिया वेक्टर तो पिछले फर्स्ट लेक्चर में मैंने बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया था और ये इक्वेशन बहुत बार यूज किया हूँ। अगर आप देख लें तो बहुत आसानी होगी समझने में। फिलहाल यहाँ दो नए टर्म आ रहे हैं, गॉसियन सरफेस और गॉस लॉ। तो मैं केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिवीजन करा देता हूँ और एरिया वेक्टर। सबसे पहले मैं एरिया वेक्टर बता देता हूँ। मान लेते हैं ये सर्कुलर सरफेस है, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, जस्ट इसके परपेंडिकुलर। एरिया तो पाई आर स्क्वायर होगा। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन उसकी डायरेक्शन, ए की डायरेक्शन क्या होगी, तो ए की डायरेक्शन वेक्टर, एरिया की डायरेक्शन होगी सरफेस के नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर होगा। यहाँ भी देखें जैसे ये टिल्टेड सरफेस एरिया है, और एरिया वेक्टर क्या है, एरिया के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर आपको क्लियर हो गया। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लिया जाता है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो इसको आसानी से यूँ समझें कि मान लेते यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, ठीक, और इसको क्रॉस किया सिर्फ तीन, एक, दो, और ये हो गया तीन, क्रॉस करके आर पार पहुँचे। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया कितना है, 3। क्लियर हुआ, इसलिए इसमें एरिया इन्वॉल्व रहता है। तो यहाँ पर देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज एनी एरिया दैट हैज इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू इट। दूसरी चीज, इट इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर ई एंड एरिया, और इसे ब्रेक करेंगे तो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा, इसको ब्रेक कर दिया, ये हो गया। तब एक बार फिर से यहाँ से भी बता देते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स रेफर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट पेनिट्रेट्स ए गिवन सरफेस। ये सरफेस नॉर्मल भी हो सकता है और टिल्टेड भी हो सकता है। अगर टिल्टेड है तो फाई कितना हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। हाँ, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है या एरिया सिमेट्रिक नहीं है तो इंटीग्रल से पता लगाते हैं टोटल फ्लक्स कितना हुआ। इंटीग्रल ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड एरिया वेक्टर, ई डॉट एरिया का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें टोटल फ्लक्स पता चल जाएगा। अब आते हैं गॉसियन सरफेस। ये क्या होता है, ये मैं अपने तरफ से बता दूं। पहले जैसे मान लेते हैं ये एक क्यूब लिया हमने, इस क्यूब की सभी सरफेस क्लोज है, सभी सरफेस जो है क्लोज है, सभी सरफेस जो है ना चारों ओर से बंद है। यही हुआ, चारों ओर से बंद है, कहीं से ओपन नहीं है, और ये 3 डायमेंशनल स्पेस होता है। ठीक है, तो जैसे एक पॉइंट चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है। तो गॉस लॉ क्या है ये तो बाद में बताऊंगा, लेकिन गॉस लॉ ये कहता है कि पहले आप उसको एक काल्पनिक इमेजिनरी सिमेट्रिक सिमेट्रिक सरफेस से उसको इंक्लोज कर दें। यानी जैसे यहाँ मान लेते हैं पॉइंट चार्ज है या कोई स्फेरिकल चार्ज बॉडी है, उसके कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है कि क्या होगा। ओके, सो क्या होगा, तो आर डिस्टेंस को रेडियस मानते हुए एक 3 डायमेंशनल फिगर ड्रॉ करेंगे जो यहाँ स्फेरिकल होगा, और मानेंगे कि ये जो इमेजिनरी सरफेस है ये चारों ओर से बंद है। जैसे फुटबॉल चारों ओर से बंद होती है, उसी तरह, और चार्ज उसके अंदर है, तभी हम अप्लाई कर सकते हैं गॉस थ्योरम। इसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं। किसी भी कंडीशन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना हो या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता लगाना हो तो हमें उस चार्ज को इनक्लोज करना पड़ता है। जैसे मान लेते क्यूब के अंदर चार्ज है, तो क्यूब के चारों ओर फ्लक्स क्या होगा, ये गॉसियन सरफेस है, तो गॉस लॉ अप्लाई करेंगे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करके। और गॉस लॉ क्या अभी बताया नहीं है, इसलिए और ज़्यादा भी बता नहीं सकते हैं। जैसे ये चार्ज वायर है, ये सिलेंड्रिकल होता है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते पता लगाना है। ठीक, तो एरिया वेक्टर भी कंसिडर करना पड़ता है, तो एरिया वेक्टर भी नॉर्मल है और इलेक्ट्रिक वेक्टर भी नॉर्मल है। और ये पूरी चार्ज में जितना पोर्शन, वायर का जितना पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है, उतना पोर्शन को हम क्लोज कर देंगे एक सिलेंड्रिकल सरफेस से। तो मैं समझता हूँ आप अच्छी तरह समझ गए गॉसियन सरफेस क्या है। बस यही याद रखना है कि ये एक इमेजिनरी सरफेस होता है जो चार्ज को चारों ओर से इनक्लोज कर लेता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। गॉस लॉ समझने से पहले मैं एक क्लोज सरफेस कंसीडर कर रहा हूँ। हेलो, तो गॉस लॉ समझने के पहले क्लोज सरफेस एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। मान लेते हैं कि एक क्यूब है, जिसके अंदर वॉल्यूम है, मतलब एक सर्टेन स्पेस को ऑक्यूपाई करता है जिसके कारण इसे वॉल्यूम है।
इसके अंदर मान लेते हैं कि चार्ज जो है Q है और ये चारों ओर से घिरा हुआ है, मतलब बंद है, बंद एरिया में है। अब ये चार्ज Q, जैसा कि फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा चारों ओर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा चारों ओर। ओके, चारों ओर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम के अनुसार इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखना। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज इनक्लोज्ड, चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। ये होता है गॉस लॉ। पढ़ के देखें इसका स्टेटमेंट। गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, मतलब कैसा सरफेस, जो ए सरफेस इनक्लोजिंग ए डिफिनिट वॉल्यूम, मतलब ऐसा सरफेस जो एक डिफिनिट वॉल्यूम को इनक्लोज करता हो, जैसे ये क्यूब मैंने ड्रॉ किया है। तो यहाँ से फिर से पढ़े, गॉस लॉ स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल, या जिसे नेट भी कह सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो ये, इसको हम गॉसियन सरफेस बोलेंगे, जो मैंने क्यू चार्ज के लिए ड्रॉ किया है, क्यूबिक सरफेस। तो इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है, वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू इनसाइड इन द क्लोज सरफेस। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। यहाँ पर कांस्टेंट होता है 1/ε0 इंटू क्यू इनसाइड। ओके, सो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड अपॉन ε0। अब इसको हम समझते हैं, एक और तरीके से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक गॉसियन सरफेस है, ये क्या है, ये देखिए यहाँ एरो से बताया हुआ है, ये गॉसियन सरफेस है। इसका मतलब इसे आप प्लेन के 2 डायमेंशनल फिगर न लें, ये 3 डायमेंशनल हुआ। इसका मतलब ये कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है और इरेगुलर सरफेस है, ये कोई सिमेट्रिक नहीं है, क्यूब की तरह, स्फीयर की तरह। आप ये समझो ना कि चार्ज अगर इंक्लोज है तो सर्कुलर एरिया कभी नहीं हो सकता है, 3D एरिया, सरफेस एरिया ही लेंगे, कंसीडर करेंगे। तो उसी तरह ये 3D एरिया में, 3D सरफेस में चार्ज इंक्लोज्ड है, कौन कौन सा, Q2, Q3 और Q5। इसमें जो पॉजिटिव डॉट है, इसमें जो ये डॉट जो रेड है वो मतलब चार्ज पॉजिटिव है। यहाँ रेड डॉट क्या बताता है, ये चार्ज पॉजिटिव है, और ब्लू डॉट बताता है चार्ज नेगेटिव है। तो Q इनसाइड कितना हुआ, तो नेट Q इनसाइड या Q नेट इनसाइड द सरफेस कितना हुआ, तो ये हुआ, यहाँ से मैं दूसरे कलर से बता दूं, तो Q नेट कितना हुआ, Q2 माइनस Q3 प्लस Q5। अब इतना चार्ज इंक्लोज्ड है 3 डायमेंशनल सरफेस में, 3 डायमेंशनल सरफेस में इंक्लोज्ड है। तो इसके कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा चारों ओर, इसके कारण चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमें निकालना है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स फाई, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू इनसाइड
अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्यू इनसाइड क्या हो गया, Q2 माइनस Q3 प्लस Q5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को यहाँ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। परमिटिविटी, एक सेकेंड, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। तो ये आपको, मैं समझता हूँ यहाँ तक कम से कम गॉस थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा। गॉस थ्योरम जो है चार्ज, एक बार फिर बता दें, चार्ज और फ्लक्स इन दोनों के बीच रिलेशनशिप बताता है। अगर चार्ज इनसाइड है क्लोज सरफेस के अंदर तो फ्लक्स पता लगा सकते हैं, और अगर फ्लक्स पता है कि नेट फ्लक्स कितनी सरफेस से आ रही है तो अंदर चार्ज क्या होगा वो पता लगा सकते हैं। ओके, अब इस गॉस थ्योरम को और भी, गॉस थ्योरम जो हमने अभी अभी सीखा है उसका अप्लाई करके इससे फ्लक्स निकालेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाएंगे। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हम पता लगा रहे हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू। ओके, तो मान लेते हैं कि चार्ज क्यू है और ये आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है। आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है, पॉइंट मान लेते हैं पी है। तो इसको रेडियस मानते हुए एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करेंगे हम, एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करेंगे, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, चूंकि ये पॉइंट चार्ज सेंटर में है तो परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जानते हैं पहले से कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ के अनुसार के क्यू बाई डिस्टेंस आर स्क्वायर। अब क्यू क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट है। के की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये यहाँ से हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो ये जो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू, ये समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने तो आपको बता दिया कि क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर जो पॉइंट पी है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बता दिया आपको। ये कितना होता है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही बताया था, ठीक। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी पता लगाएंगे सेंटर से रेडियली अवे, तो यहाँ भी यही होगा, चारों तरफ यही होगा। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है। तो मैंने बताया था कि गॉस थ्योरम जब यूज करते हैं, चलिए ये तो आप अच्छी तरह समझ गए हैं। अब फ्लक्स के लिए हम यूज करते हैं गॉस थ्योरम, तो इसको थोड़ा सा हटा दें हम। हाँ, अब देखें, ये रेडियस आर मानकर हमने पहले ही बताया था कि एक गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ की है, इसी को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन
सरफेस जो एक काल्पनिक सरफेस है, कोई मेटेरियलिस्टिक नहीं है, कोई मैटर नहीं है जिससे ये घिरा हुआ है, बस चार्ज को इनक्लोज किया है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है पॉइंट चार्ज के कारण, तो पॉइंट चार्ज को माना जाता है कि वो स्फेरिकल होता है, इसलिए गॉसियन सरफेस स्फेरिकल ड्रॉ करेंगे। ओके, तब मैंने आपको रिवाइज करा दिया है कि फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ये क्या होता है, ई डॉट ए होता है, ये हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखें, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हमने बताया था कि ये पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, रेडियली अवे। तो ये जो गॉसियन सरफेस है इसका रेडियस जो आर है, तो रेडियस आर के अलॉन्ग जो है अवे फ्रॉम, ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और एरिया वेक्टर कंसीडर करना है, तो एरिया वेक्टर इसी पॉइंट पर क्या हो जाएगा, वो भी नॉर्मल होता है सरफेस का, मैं बता चुका हूँ एरिया वेक्टर। ओके, नॉर्मल होता है, तो दोनों ही नॉर्मल हुए, तो दोनों के बीच एंगल क्या हो गया, यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 डिग्री, तब ये क्या हो जाएगा ई ए। ओके, तो यहाँ से देखें फाई इज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, ये हो जाएगा ई इंटू ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने बताया था क्या होगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब एरिया को देखते हैं, तो फ्लक्स जो है चारों ओर से प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स चारों ओर से प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस चार्ज के कारण चारों ओर होगा, पूरे सरफेस एरिया को कवर करेगा। ओके, तो क्यों सरफेस एरिया क्या लेना है, आप कंसिडर कीजिए कि स्फेरिकल क्यों लेना है। तो आप ये मानिए कि फुटबॉल है, और फुटबॉल के सेंटर में अगर हमने चार्ज रख दिया है, तो वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है उसके चारों ओर पूरी एरिया पर होगा, चारों ओर पूरी की पूरी एरिया पर होगा। इसलिए हमको यहाँ पर गॉसियन सरफेस क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, स्फेरिकल, 3 डायमेंशनल फिगर, स्फेरिकल सरफेस। ये क्या है, स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस जो हमने ड्रॉ किया है। और स्फेयर का एरिया आप जानते हैं ये क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो गए, आर स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो ये क्या बच गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये फ्लक्स हो गया। सो हेंस प्रूव्ड गॉस लॉ, यही गॉस लॉ है, यही गॉस लॉ है। तो इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज में क्या रिलेशनशिप है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशनशिप है। ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। एक मेन पॉइंट आपको बताना है जिस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एम्स में, नीट में, और जेईई मेंस पर भी पूछे जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है सरफेस के थ्रू, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस आर ऑफ द स्फेयर। इसका मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि पॉइंट चार्ज क्यू है, यहाँ पर आपको बता देते हैं पॉइंट चार्ज क्यू है, एक सेकेंड, मान लेते कहीं पॉइंट चार्ज क्यू है, इसका गॉसियन सरफेस मान लेते हैं ए है, और फ्लक्स जो है कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट।
अब इस स्फीयर की रेडियस स्मॉल आर है। मान लेते हैं इसकी रेडियस डबल कर देते हैं या ट्रिपल कर देते हैं, मतलब ये एक सेकेंड, ये एरिया और काफ़ी बड़ा कर दिया हमने। ठीक, तो अगर सरफेस गॉसियन सरफेस अगर बड़ा कर दिया या जो भी एरिया है सरफेस एरिया बहुत बड़ा कर दिया, तो उसके साइज पर डिपेंड नहीं करती है कि कितनी फ्लक्स निकलेगी या चेंज होगा फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। अगर एरिया डबल कर रहे हैं या ट्रिपल कर रहे हैं गॉसियन सरफेस का, तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट था, बाद में भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ये डिपेंड किस पर करती है? तो डिपेंड सिर्फ करती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज enclosed बाई द सरफेस। जैसे मैं यहाँ पर ये सबको हटा देता हूँ, फिर आपको आगे समझाता हूँ इसी को डिटेल में। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक पॉइंट चार्ज है और एक गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया आर रेडियस का। ये रेडियस, ये आर रेडियस का एक सरफेस ड्रॉ किया और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके कारण मान लेते हैं चारों ओर कितनी है, फाई है। ओके, अब मान लेते हैं कि मैंने यहाँ कहा कि फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस आर ऑफ द स्फीयर। तो स्फीयर का साइज डबल कर देते हैं। मान लेते हैं रेडियस आर है, आर से बढ़ाकर 2r कर दिया, तो सरफेस एनलार्ज हो गया गॉसियन सरफेस। अब जब एनलार्ज हो गया तो देखेंगे कि एरिया कितना टाइम्स बढ़ा इसका। तो एरिया अगर डीए है पहले आर रेडियस के लिए, तो डबल रेडियस के लिए मतलब 2r रेडियस के लिए ये 4r होगा। कैसे होगा इस चीज़ को यहाँ समझिए। मान लेते हैं कि फर्स्ट सरफेस पर जिसकी रेडियस r है, ये हमने एक रेक्टेंगुलर शेप में एरिया लिया छोटा सा। ठीक, इसकी इसकी डायमेंशन है ए और बी डायमेंशन है, तो डी एरिया कितना हो जाएगा, ए बी। ओके, अब मान लेते हैं कि इसके साइज डबल कर दिया, मतलब एरिया को रेडियस को डबल कर दिया, 2r कर दिया, तो एलिमेंटल एरिया जो हमने यहाँ कंसीडर किया इसका भी डायमेंशन चेंज करेगा। ये देखिए ये बड़ा हो गया, जस्ट लाइक जो है बैलून की तरह है, गुब्बारा की तरह है। गुब्बारा को फुला देते हैं, अगर उस पर कोई स्पॉट बना है तो जितना फुलाएंगे वो स्पॉट उतना बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये एरिया डबल किए हैं, तो डायमेंशन सभी डायमेंशन डबल हो जाएंगे। तो ये एरिया, ये साइड ए है तो ये कितना हो जाएगा 2a, ये बी है तो ये कितना हो जाएगा 2b। अब एरिया कितना होगा उसको डी ए प्राइम करके लिख रहे हैं हम, तो एरिया कितना हो जाएगा 2a इंटू 2b। ओके, तो ये हो जाएगा 4ab, और 4ab का मतलब हो गया 4da। इसका मतलब हो गया रेडियस डबल करने का मतलब ये हुआ कि सरफेस स्फेरिकल सरफेस का एरिया जो है 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। फिर एक बार समझिए कि आर रेडियस का एक स्फीयर है। ठीक, अगर रेडियस को डबल कर दे तो एरिया 4 टाइम्स बढ़ जाता है। अगर आर को डबल कर दिया, 2r कर दिया, एक मिनट या चेंज कर दें। हाँ, यहाँ से देखें, अगर रेडियस डबल किया 2r किया तो एरिया जो है 4 टाइम्स हो गया, इनिशियल एरिया का 4 टाइम्स हो गया एरिया। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। ओके, अगर यहाँ r
डबल कर दिया तो क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितना हो जाएगा? ओरिजिनल प्रीवियस मतलब रेडियस आर में के लिए जितना इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका 1/4 हो जाएगा। तो अगर हम रेडियस को डबल करते हैं तो ये 4 गुना रेडियस अगर बढ़ता है तो 4 गुना इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। अब हम जानते हैं, यहाँ पर बता दें, अब हम जानते हैं फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स क्या होता है? ई ए फॉर दिस स्फेरिकल सरफेस। तो यहाँ पर ई कितना हो गया? ई नोट बाई 4 एरिया डबल करने के कारण हुआ, एरिया या रेडियस डबल करने के कारण हुआ। ई नोट अपॉन 4 इंटू एरिया कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एरिया। तो यहाँ से 4 कैंसिल हो गया, तो फ्लक्स फाई कितना निकला? ई नोट ए नोट, मतलब जो इनिशियल था फ्लक्स का वैल्यू जितना पहले था उतना अब भी है, क्योंकि ई नोट और ए नोट जब रेडियस आर थे तब के लिए गए हैं, तो उसी फॉर्म में आ गया। एक बार ओवरऑल फिर समझें, अगर रेडियस को डबल करेंगे तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा, रेडियस को डबल करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो यही हमने यहाँ लिखा है, 1/4 हो गया, यानी ई नोट बाई 4 और एरिया 4 टाइम्स 4 ए नोट, दोनों 4 कैंसिल हो गया। तो कहने का मतलब है कि ई की वैल्यू तो चेंज हुई, लेकिन जितना वेक्टर से ई की वैल्यू चेंज हुई उतना ही उतना ही टाइम्स एरिया भी बढ़ गया है रेडियस डबल करने पर। तो ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ। अब इस लाइन पर फिर से ध्यान दें कि फ्लक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस आर। मतलब कोई स्फेरिकल सरफेस है, उसको चाहे कितना भी बड़ा करते जाए, कितना भी बड़ा करते जाए, कितना भी रेडियस बढ़ाते जाए, लेकिन फ्लक्स की वैल्यू वही होगी जो रेडियस आर पर थी। अब आर को डबल करो, ट्रिपल करो, 4 टाइम्स करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये दो एरिया यहाँ जो हमने कंसिडर किया, एक एरिया ये है सरफेस एरिया, और एक ये कंसिडर किया है। ठीक, तो इसके लिए ये स्टेटमेंट सुटेबल है। द सेम, एक सेकेंड, द सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स एंड द सेम फ्लक्स पास थ्रू बोथ ऑफ दीज एरिया एलिमेंट। ओके, ये 100% क्लियर हुआ। अब इसी पर आकर एक क्वेश्चन देखते हैं हम। मान लेते हैं द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्म, इससे बहुत आपको क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम ए क्यूब ऑफ एज एल, जैसे मान लेते हैं एक क्यूब कंसीडर करते हैं, एक क्यूब कंसीडर करते हैं जिसका लेंथ कितना है? एल है। ओके, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इफ एज ऑफ क्यूब इज मेड 2L एंड चार्ज इनक्लोज हार। मान लेते हैं इसके अंदर चार्ज क्यू है। ओके, अब मान लेते हैं कि इसकी लेंथ डबल कर देते हैं। ओके, ये लेंथ, अच्छा यहाँ पर देखें, इसकी लेंथ हमने डबल कर दी, अब इसकी लेंथ 2L कर दी। तो यहाँ पर एरिया कितना था? यहाँ मतलब लेंथ हमने डबल कर दी, डायमेंशन चेंज कर दी।
तो चार्ज जो है यहाँ पर इसके अंदर अब Q/2 कर दिया और लेंथ 12 कर दिया, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या चेंज होगी, यही कह रहा है क्वेश्चन में कि फ्लक्स वैल्यू होगी। मान लेते हैं ये चार्ज Q के कारण फ्लक्स जो चारों ओर इमर्ज आउट हो रहे हैं, बाहर की ओर आ रहे हैं, फ्लक्स चारों ओर से फ्लक्स बाहर आ रही है। ठीक, तो इसके क्या फ्लक्स पर कोई इफेक्ट पड़ेगा अगर चार्ज को हाफ कर दें और डायमेंशन को 12 कर दें तब? तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं जो क्यूब को क्रॉस करके बाहर बाहर की ओर जा रहे हैं। ठीक, तो इतना समझ ले, एल को हमने 2L किया, डायमेंशन चेंज किया, मतलब क्यूब की साइड डबल कर दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यूब की साइड अगर डबल कर दिए तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले फ्लक्स क्यू था, बाद में भी फ्लक्स क्यू ही रहेगा। लेकिन अगर चार्ज को हाफ कर दिया तो फ्लक्स भी हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गॉस लॉ के अनुसार फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो चार्ज अगर हमने हाफ कर दिया तो फ्लक्स फाई भी हाफ हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको ध्यान से पढ़ें। एक सेकेंड। ए चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाई एन इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। ओके, मान लेते हैं यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं, उसके अंदर चार्ज Q है। ठीक है, इफ रेडियस ऑफ सरफेस इज इंक्रीजिंग एट ए रेट dr/dt, इसका जो है ये बढ़ता जा रहा है, इसका जो है सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है, रेडियस बढ़ता जा रहा है। यहाँ r1 है, यहाँ r2 है, इसी तरह किस रेट से बढ़ रहा है रेडियस, dr/dt = k से। ठीक, थोड़ी देर बाद और बढ़ जाएगी, तो एरिया लगातार बढ़ती जा रही है। तो फ्लक्स के ऊपर क्या चेंज होगा, नथिंग, क्योंकि रेडियस से इंडिपेंडेंट होता है। मैंने आपको क्या बताया कि फ्लक्स जो है केवल डिपेंड करता है चार्ज पर और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पर डिपेंड करता है, रेडियस से इंडिपेंडेंट है। अगर रेडियस चेंज हो रही है dr/dt से विथ टाइम = k से, तो फ्लक्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसका आंसर डी होगा, फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेसिज Q/ε0। तो जितना पहले था बाद में भी उतना ही रहेगा, चाहे कितना भी सरफेस एरिया क्यों ना चेंज करे, रेडियस कितना भी क्यों ना बड़ा हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। अच्छा, अब यहाँ देखें गॉस लॉ को हम कैसे लिख सकते हैं फ्लक्स के टर्म में, द टोटल फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये मैंने दोबारा क्यों बताया है गॉस लॉ को, दोबारा इसलिए बताया है कि सिर्फ चार्ज पर डिपेंड करता है टोटल फ्लक्स, सिर्फ चार्ज पर डिपेंड करता है। चार्ज कितना है गॉसियन सरफेस के अंदर उस पर डिपेंड करता है, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, फर्स्ट लेक्चर में, कि फ्लक्स किसी एरिया को अगर क्रॉस करके जाए और वो एरिया अगर इरेगुलर है तो हम इंटीग्रेशन लेते हैं उस केस में, E.dA का इंटीग्रेशन। यहाँ गोल देने का मतलब हुआ ओवर ए क्लोज सरफेस, एस भी लिख देते हैं, ओवर ए क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E.dA ओवर ए क्लोज सरफेस, वो Q इनसाइड बाई
एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक, तो ये और अच्छा सा आपको गॉस थ्योरम क्लियर हो गया। ये सारे फ्लक्स हैं, ये सारे क्या हैं, इनसाइड में यहाँ पर कोई चार्ज बहुत सारे क्यू इनसाइड होंगे और उसके चारों ओर फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये और ये टोटल फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ चार्ज इनसाइड कितना है उस पर डिपेंड, उसका प्रोपोर्शनल होता है। अब क्या होगा अगर चार्ज जो है सरफेस गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं है, आउटसाइड है, तो क्या होगा, यहाँ मैं पढ़ के बताता हूँ। ए पॉइंट चार्ज outside a closed surface that encloses no charge। एक कोई पॉइंट चार्ज है आउटसाइड ऑफ क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं इनक्लोज है। इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्रॉम द एक्सटर्नल चार्ज एंटर्स द सरफेस एट वन पॉइंट इट मस्ट लीव द अनदर पॉइंट। करने का मतलब जैसे ये मान लेते हैं, ये जो है एक सेकेंड, मान लेते ये फ्लक्स जो एंटर किया गॉसियन सरफेस के अंदर जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो दूसरे पॉइंट से जस्ट आउट हो जाएगा। आप समझिए ना, मान लेते हैं फ्लक्स एंटर कर रहा है φ1, ऐसे मान लेते हैं फ्लक्स एंटर कर रहा है φ1 और बाहर जो टोटल फ्लक्स निकल रही है उसको हम φ2 मान लेते हैं। ठीक, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, φ2 माइनस φ1। तो ये नेट फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनसाइड क्या है, जीरो, क्योंकि अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, जीरो, यानी φ2 माइनस φ1 क्या हो गया, जीरो। तो इसका मतलब φ2 इज इक्वल टू φ1, यानी जितना फ्लक्स, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करेगा उतना ही एमर्ज आउट होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स उतना ही इमर्ज आउट होगा। ये क्लियर हो गया। यहाँ ये पॉइंट क्या है जहाँ पर फ्लक्स एंटर कर रहा है, इस हमने लिखा है फील्ड लाइन एंटरिंग द सरफेस, और ये क्या है जो बाहर आ रहा है, ये है सेम फील्ड लाइन लिविंग द सरफेस। तो if an electric field line from the external charge enters the surface at one point, it must leave at another point from the surface। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखें हम। उससे पहले गॉस लॉ को और मॉडिफाई करके यहाँ मैं एनलार्ज करके लिख रहा हूँ। इसमें एक पॉइंट और बता देता हूँ मैं आपको कि मान लेते हैं कि ये फ्लक्स एंटर किया, इसको 0.1 मान लेते हैं, थर्ड एड से दिखा देते हैं, ये 0.1 मान लेते हैं। ठीक, और जहाँ से फ्लक्स सेम फ्लक्स आउट हो रहा है उसको 0.2 मान लेते हैं। तो E1 जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जरूर चेंज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर चेंज करेगा। E1 इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड E2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, और दोनों डिफरेंट हो गए। E1 इज नॉट इक्वल टू E2, दोनों का वैल्यू अलग है। अगर यहाँ देखा जाए तो चार्ज के नज़दीक फर्स्ट पॉइंट है, E1 है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पर E1 है मान लेते हैं, और यहाँ पर E2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर E2 इज ग्रेटर देन E1। क्यों, क्योंकि चार्ज के नज़दीक E1 है, और चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर होता है। तो डिस्टेंस सेकेंड 0.2 जो है ज़्यादा दूर है 0.1 से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर जो है चेंज करेगा और एग्जिस्ट भी करेगा, लेकिन फ्लक्स जो है हर हाल में, अगर चार्ज इनक्लोज नहीं है तो फ्लक्स हर हाल में इक्वल होगा। अब मॉडिफाइड गॉस थ्योरम देखें। द सरफेस, एक सेकेंड,
द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कहेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस मतलब सरफेस एरिया डीए हो गया, डीए लिखने का मतलब हो गया सरफेस का एक एलिमेंटल एरिया, ठीक, कंसीडर किया है। अब उसका सरफेस इंटीग्रल ले रहे हैं क्लोज, ये साइन का मतलब मैंने बताया था, इस साइन का मतलब होता है ओवर क्लोज सरफेस, ओवर क्लोज स्फीयर, ठीक। तो द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेज, माने बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस over any closed Gaussian surface is 1 by epsilon times the net charge enclosed by the surface। अब मान लेते हैं एक स्पेस में कितने चार्ज हैं, Q1, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7। तो फ्लक्स किसके कारण होगा, जो इनसाइड में चार्ज है, जो क्लोज्ड एरिया से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर है Q1 Q3 माइनस Q5, तो इसलिए टोटल फ्लक्स जो होगा यहाँ पर Q1 प्लस Q3 माइनस Q5 बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सभी के कारण होगा, Q1 से लेकर Q7 तक सभी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, तो गॉस थ्योरम आपको समझ में आ गया। कंसिडर द चार्ज कन्फिगुरेशन एंड ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज शोन इन फिगर। ये फिगर दिया हुआ है, स्फेरिकल सरफेस ये, इसके अंदर चार्ज माइनस Q1 और प्लस Q1 है। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस शोन इन फिगर, व्हेन कैलकुलेटिंग द फ्लक्स of the electric field over the spherical surface, the electric field will be due to, किसके कारण होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस Q1 और प्लस Q1 इनक्लोज्ड है सरफेस के अंदर, तो उसके कारण फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो फ्लक्स तो पूछा नहीं है, हमें पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे चार्ज आउटसाइड हो जैसे Q2 है, या इनसाइड द क्लोज सरफेस हो, सभी के कारण होता है। तो इसलिए ऑल द चार्जेज इसका राइट आंसर होगा। अब ये इनक्लोज सरफेस बहुत सारे दिखाए गए हैं, S1, S2, S3, S4, S5, इतना दिखाए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 सरफेस क्या होगा, तो ये क्या होता है, Q इनसाइड ओवर S1 सरफेस बाई एप्सिलॉन नॉट। तो S1 में देखिए ये है S1, ये है S1, तो S1 में तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 0 बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। इसी तरह मान लेते S2 के लिए निकालना है फ्लक्स, मान लेते S2 के लिए निकालना है, तो फ्लक्स थ्रू S2 सरफेस ये कितना हो जाएगा, S2 ये है, ध्यान दें यहाँ से यहाँ तक रेड कलर से दिखा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखें, ये है S2। तो S2 के अंदर -7 माइक्रोकुलम चार्ज है, +9 माइक्रोकुलम चार्ज है और +5 माइक्रोकुलम चार्ज है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा -7 माइक्रोकुलम, -7 माइक्रोकुलम, ये एक सेकंड थोड़ा और अच्छा से लिख दें, माइक्रोकुलम, उसके बाद +9 माइक्रोकुलम, +9 माइक्रोकुलम, +5 माइक्रोकुलम, +5 माइक्रोकुलम,
अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो गया, -7 +7, यानी कि 7 माइक्रोकुलम, 7 इंटू 10⁻⁻6 कुलम, ओके, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ओके। एक सेकेंड, थोड़ा अब ये इतना यूनिट क्या होता है, वेबर, या इसका यूनिट ये भी लिख सकते हैं इसके अनुसार। मालूम है कि फाई इक्वल टू क्या होता है, ई ए। तो ई का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इसको ये भी लिख सकते हैं यूनिट कि कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ओके। अब मान लेते हैं आपको होमवर्क दे रहे हैं हम कि S3 के जरिए फ्लक्स कितना होगा, S4 के चलते कितना होगा, ये सब होमवर्क है। और S5 के चलते क्या होगा, ये भी होमवर्क है। अगर इतना कर लेंगे तो आपको बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको सिर्फ यही देखना है कि एक पार्टिकुलर सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, an electric dipole is placed at the center of a sphere. Find the electric flux passing through the sphere. तो ये एक क्लोज्ड स्फीयर है और इसके अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है। तो डाइपोल का आप जानते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, और बहुत ही वेरी स्मॉल डिस्टेंस से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें चार्ज से मतलब है। क्यू नेट कितना हुआ, यहाँ क्यू नेट कितना हो गया, तो 0 हो गया, यानी क्यू इनसाइड कितना हो गया, +Q -Q, दैट इज इक्वल टू 0। सो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 0। सो राइट ऑप्शन इज डी, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये AIEEE में पूछा गया है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर बनाया करें, क्योंकि जो AIEEE में पूछे गए थे या नीट में या JEE मेंस में भी पूछे गए थे क्वेश्चन पुराने समय में, वो फिर रिपीट कर देते हैं उसे। तो भले इलेक्ट्रिक AIEEE में आया क्वेश्चन, लेकिन ये इक्वली जो है इम्पोर्टेंट है नीट के लिए भी, एम्स के लिए भी। तो ये क्वेश्चन में क्या कहता है, ये देखें। इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग एन इनक्लोज्ड सरफेस रेस्पेक्टिवली इज φ1 and φ2, द इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस विल बी। तो देखिए यहाँ पर हमने बना रखी है, मान लेते ये एक इनक्लोज सरफेस है, ओके। यहाँ पर फ्लक्स φ1 जो है एंटर कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो है यहाँ से इमर्ज आउट हो रहा है। तो हम जानते हैं इनकमिंग फ्लक्स को नेगेटिव कंसिडर किया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नेगेटिव कंसिडर कर नहीं, फ्लक्स जो एंटरिंग कर रही है उसको नेगेटिव लेते हैं, और जो फ्लक्स आउटवर्ड माने बाहर की ओर निकल रहा है उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर φ2 - φ1 यानी नेट फ्लक्स, ये हो गया नेट फ्लक्स, कितना होगा, φ2 - φ1, ये होता है Q इनक्लोज्ड बाई
एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा, फाई 2 माइनस फाई 1, ये जो इतना हुआ है इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये राइट आंसर है। कितना आसान क्वेश्चन है जो पूछा गया था AIEEE में। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अब यहाँ देखें, डिटरमाइन द फ्लक्स फाई थ्रू द क्यूब ऑफ साइड एल इफ ए वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा पासेस थ्रू सेंटर ऑफ क्यूब एंड परपेंडिकुलर टू वन इट्स फेस। तो क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए धारा 1 मिनट कि क्या कह रहा है। देखिए हम बता रहे हैं आपको। अब आगे ये मान लेते हैं ये एक क्यूब है, ओके। क्यूब के सेंटर से एक वायर पास कर रहा है, ओके, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा। तो लैम्डा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लैम्डा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ, ओके। तो यहाँ क्या कहा है कि लैम्डा पासेस थ्रू सेंटर ऑफ क्यूब, ये हो गया सेंटर लाइन क्यूब का, ओके, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स वन फेस, और ये परपेंडिकुलर है, ये जो फेस है इसके परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो भाई जितना वायर अंदर रहेगा उतना चार्ज अंदर रहेगा और उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, एल। क्यूब की लेंथ कितनी, क्यूब की एज कितनी दी हुई है, साइड कितना दिया हुआ, एल। ये कितना है, एल, ठीक। तो वायर कितना होगा अंदर, एल होगा। तो चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज इनसाइड कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। एल लेंथ अंदर है तो उतना ही के कारण चार्ज होगा, तो ये लैम्डा इंटू एल हो गया, ठीक। तो इससे पूछा क्या है, डिटरमाइन फ्लक्स फाई थ्रू द क्यूब ऑफ साइड एल। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो फ्लक्स क्या हो गया, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनसाइड कितना हो गया, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आंसर करेक्ट है, ए। अब ए लॉन्ग स्ट्रिंग विथ ए चार्ज ऑफ लैम्डा पर यूनिट लेंथ passes through a long string with a charge of lambda per unit length passes through an imaginary cube of L. The maximum possible flux of the electric field through the cube will be। मतलब इसमें कहता है कि एक क्यूब है, ओके। इसमें एक क्यूब है और क्यूब के अंदर वायर है, स्ट्रिंग है, एक वायर है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो मैक्सिमम फ्लक्स कितना होगा क्यूब के थ्रू, तो जितना ज़्यादा वायर अंदर होगा, जितना ज़्यादा वायर को अंदर रखेंगे उतना ही ज़्यादा जो है फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर देखें नेक्स्ट में, यहाँ पर मैंने क्यूब बनाई है और मान लेते ये पॉइंट ए है और ये बी है। इस तरह से हमने वायर को प्लेस किया है कि क्यूब के डायगोनल जो होगा, ये डायगोनल का क्या नाम दे सकते हैं हम, इस डायगोनल को बोलते हैं क्यूब डायगोनल। क्यूब डायगोनल ये लॉन्गेस्ट होता है, डायगोनल ये कितना होता है, लॉन्गेस्ट वायर को घेरेगा। और एक हो गया ये फेस डायगोनल, ये हो गया फेस डायगोनल। तो इससे ज़्यादा बड़ा तो ये हो गया, ये उससे ज़्यादा बड़ा लेंथ घेर रहा है,
ठीक है, अब इसकी साइड कितना दिया हुआ, ये एल है, ये एल है, तो इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2l। अब मान लो ए बी लेंथ कितना होगा, इसको हम x मान लेते हैं। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, √2l स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3l स्क्वायर, यानी x कितना हो जाएगा, √3l। यानी इतना, ये मैक्सिमम वायर लेंथ है जो अंदर रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा ए बी लेंथ का वायर, जो क्यूब के डायगोनल के अक्रॉस जो है प्लेस किया गया है। तब फ्लक्स फाई कितना हो जाएगा, लैम्डा, और कितना लेंथ है, √3l, तो √3l बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन जो है होमवर्क है, आप करके लाना। ठीक, लास्ट में मैंने कंक्लूजन लिख दिया है गॉस थ्योरम का। गॉस थ्योरम का कंक्लूजन क्या है, ये मैंने लिख लिया है 1 2 3 पॉइंट, ये आप पढ़ लेना, ये आपको हमेशा याद रह जाएगा पढ़ने के बाद। इतना एक्सप्लेन किया है कि आपको एक एक पॉइंट दिमाग में बैठा रहेगा। आज हम विदा चाहते हैं यहीं से, अब नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।